हेलो बच्चों। All right, hello my beautiful students. Welcome back to your PACE batch and I am Tina Chopra, your zoology mentor. So yes guys, I know you have been waiting for this session for biomolecules and we have started it. तो कल guys हमने start किया था amino acids and proteins. Today we will be continuing with the chapter and आज जो हम topics पढ़ने वाले हैं that is fats and nucleic acids, right? सो फैट्स, अब फैट्स नाम सुनते ही दिमाग में आता है बटर, मक्खन, है ना, वो टेस्टी टेस्टी और लेकिन साथ में एक डर भी आता है कि इसको खाने से होंगे मोटे. सो गाइज आज हम फैट के बारे दो चीज़ें पढ़ेंगे. एक उसका केमिकल नेचर ऑफ कोर्स कि वो केमिकली कैसे बनता है और क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, बट उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि फैट्स क्या इतनी बुरी चीज़ है और कौन से फैट्स अच्छे होते हैं और कौन से फैट्स नहीं. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक ऑफ फैट्स ऑल्सो नोन एज लिपिड्स. तो गाइज मोटा करने के अलावा, फूड को टेस्टी करने के अलावा फैट्स के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं. सो लेट्स सी. सो फैट्स हमें पता है कि इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो आप जो भी खाते हो वो एक्स्ट्रा, जितना भी एक्स्ट्रा फूड खा रहे हो वो या तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है या फिर फैट्स. सो इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट. सेकेंड, बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का ये हिस्सा होता है. जैसे हमने पढ़ रखा है कि सेल की मेम्ब्रेन जो है दैट इज बायोलिपिड लेयर, राइट. सो इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स. ऑफ कोर्स ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है. नाउ यू हैव रेड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. तो न्यूरॉन के आसपास याद है माइलिन शीथ. माइलिन शीथ वॉज अ लिपिड रिच लेयर, तो वो इंसुलेशन भी दे रहा है. नॉट ओनली इन केस ऑफ न्यूरॉन, हमारे केस में भी हीट के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करता है. क्लियर. देन शेप एंड कॉन्टूर ऑफ द बॉडी. तो गाइज स्केलेटन तो सबका ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो सबकी ये जो शेप में डिफरेंस है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फैट deposition. Is it clear? Then protects the internal organs. Organs के आसपास भी फैटी लेयर होगी जो और उसके लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी. मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं बहुत सारे फैट्स. वी विल सी दैट. इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स इन न्यूरॉन्स. सी वी आर टॉकिंग अबाउट माइलिन शीथ, राइट. दे आर टॉकिंग अबाउट माइलिन शीथ. कौन से सेल्स बनाते थे माइलिन शीथ? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट. एंड यस, कमेंट सेक्शन से याद आया, आई हैव गॉन थ्रू द कमेंट सेक्शन कल का और बहुत सारे बच्चों ने मजेदार निमोनिक्स बना के भेजे. आई विल बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू, राइट. सो इस चैप्टर के भी कुछ निमोनिक्स दूंगी एंड कीप शेयरिंग दोज निमोनिक्स. आई विल बी गिविंग यू अ लिस्ट, सब ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए, सो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स. सो यस गाइस, विटामिन्स को ओवरऑल हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. डाइजेशन में थोड़ा बहुत बताऊंगी, ठीक है. विटामिन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. यानी कि अगर हम वो विटामिन खा रहे हैं तो फैट के साथ खाएंगे तभी डिजोल्व होगा, राइट. बॉडी के अंदर फैट होना जरूरी है तभी वो डिजोल्व होगा, अदरवाइज खाने का कोई फायदा नहीं. और वाटर सॉल्युबल मतलब कि वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर बॉडी उसे यूटिलाइज करती है. नाउ सी, सिर्फ दो विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि विटामिन बी, सारी टाइप्स बी की, एंड विटामिन सी, दीज आर वाटर सॉल्युबल. बट बाकी के विटामिन्स, विटामिन डेक, क्या याद रखना है? डेक, ठीक है. सो विटामिन डेक जो है ए, डी, ई एंड के, ये सारे होते हैं फैट सॉल्युबल. यानी कि अगर तुमने फैट साथ में नहीं खाया तो ये बॉडी यूज नहीं कर पाएगी. तो पहला फायदा गाइस इनके अलावा, ठीक है. तो एक मज़ेदार फ़ायदा मुझे ये लगता है कि इन विटामिन्स को खाने का फ़ायदा तभी है अगर फैट हो, तो एक बहाना मिल जाता है फैट खाने का, इज़न्ट इट. चलिए, एंड देन ऑफ कोर्स इट मेक्स द फूड टेस्टी एंड पैलेटेबिलिटी. तो फिर टेस्ट तो वो इंक्रीज करता ही है. दाल मखनी, जब तक मक्खन ना हो स्वाद ही नहीं आता है ना. तो डेफिनेटली इट एड्स टेस्ट टू द फूड, लेकिन इसके अलावा भी ये इतने सारे फंक्शंस प्ले कर रहा है. लेकिन क्या फिर भी हम फैट बिना सोचे समझे खा सकते हैं? कौन सा फैट खा सकते हैं, कौन से फैट खाने से नुकसान होगा, कितना फैट खाना है, लेट्स टॉक अबाउट इट. नाउ सी, सो क्योंकि ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का है जिसमें हमने कॉम्पोजिशन भी पढ़नी है, सो गाइस फैटी एसिड क्या होता है, फैट क्या है, किस तरह से फैट बनता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फैटी एसिड्स एंड द फैट्स, लेट्स सी. सो फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2. इज इट क्लियर? जितना मर्जी एन हो उस हिसाब से
2n हो जाएगा, ठीक है, बट ऑक्सीजन का अमाउंट कितना रह रहा है, सिर्फ 2, ठीक है। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड। नाउ सी कंपोनेंट्स। अब फैट किस चीज से बनता है, देखो फैट बनेगा 2 चीजों से, एक उसके अंदर है ग्लिसरॉल विच इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल, और दूसरा इसके अंदर होता है फैटी एसिड्स। तो गाइज ये 2 कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं हमारा फैट। ये क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे फैट। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि फैट और फैटी एसिड में क्या डिफरेंस है। फैटी एसिड इज अ पार्ट ऑफ फैट, क्लियर। नाउ सी ग्लिसरॉल का हमेशा एक मॉलिक्यूल रहता है और फैटी एसिड 1 से 3 हो सकते हैं, ठीक है। एक ग्लिसरॉल के साथ 1 से 3 फैटी एसिड्स बाइंड करेंगे। अब कितने फैटी एसिड्स बाइंड करते हैं ये डिपेंड करता है फैट के डिफरेंट नेचर्स पे। नाउ सी ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH2OH, राइट, देन CHOH एंड इट हैज CH2OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। अब फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो R लिख सकती हूँ, RCOOH, ठीक है। इस R को उधर लिखते हैं so that I can show you the reaction. So see R1 and COOH. So this is any fatty acid. R की लेंथ वेरी कर सकती है, ठीक है, it could be anything. अब ये है गाइस फैटी एसिड, ठीक है। अब ये फैटी एसिड ऐसे ही दूसरा हो सकता है COOH, ये क्या लिख दिया मैंने, सो ओके, सो COOH, राइट, एसिडिक। एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें एसिडिक पार्ट है, एंड सिमिलरली इट कुड बी एनी अदर, क्लियर। अब ये 3 अलग अलग फैटी एसिड्स होंगे, कभी भी सेम फैटी एसिड तीनों नहीं जुड़ते। नाउ सी अब ग्लिसरॉल के अंदर ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, इट कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है। रिप्लेस्ड विद व्हाट, विद दिस फैटी एसिड। आर यू गेटिंग दिस। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फैटी एसिड्स आ सकते हैं। अब जितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे उतने फैटी एसिड्स जुड़ जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो एक फैट जो है उसके अंदर एक ग्लिसरॉल होता है और 1 से 3 फैटी एसिड्स जुड़ सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब कितने फैटी एसिड्स जुड़ेंगे उस हिसाब से उनके नामकरण भी हम करेंगे, लेकिन फैट जो है, फैट के अंदर एक ग्लिसरॉल और 1 से 3 फैटी एसिड्स होते हैं। सो आई एम श्योर नाउ यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन फैटी एसिड्स एंड फैट, क्लियर। अब कितने फैटी एसिड्स जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, नाउ लेट्स सी दैट इन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सो गाइस फैट्स की सबसे पहले क्लासिफिकेशन तो हम इसी बेस पे करेंगे कि उसके अंदर नंबर ऑफ फैटी एसिड्स कितने जुड़े हैं। सी दिस इज योर ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल, एंड आई टोल्ड यू कि ग्लिसरॉल के अंदर ये जो आपको हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, दीज हाइड्रोजन्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद व्हाट, विद द फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इस जितने हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते जाओगे विद फैटी एसिड, उस हिसाब से हमारे पास 3 तरह के फैट्स बनेंगे, ठीक है, बिकॉज वी जस्ट हैव 3 हाइड्रोजन्स। तो नाउ सी अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद अ फैटी एसिड, राइट, तो हमारा बनने वाला फैट क्या कहलाएगा, मोनोग्लिसराइड, क्लियर। अब अगर हमने दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया, ये देखो 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया तो बनेगा डाइग्लिसराइड। और अगर हमने 3 फैटी एसिड्स हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके 3 फैटी एसिड्स जोड़ दिए हैं तो क्या बनेगा हमारा, ट्राइग्लिसराइड। इज दैट क्लियर। तो डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन्स रिप्लेस हुए हैं, एंड एट मैक्स कितने रिप्लेस हो सकते हैं, 3। तो हमारे पास 3 तरह के फैट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड्स। इज दैट क्लियर। सो गाइज अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो मोनोग्लिसराइड है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो मोनोग्लिसराइड के कंपोनेंट्स क्या होंगे, 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, इजंट इट। डाइग्लिसराइड का क्या होगा, 1 ग्लिसरॉल एंड 2 फैटी एसिड्स। ट्राइग्लिसराइड कैसे बना है, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो मुझे ये मिलेगा, इनको जोड़ूंगी तो ये मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, तो रीड इट वेरी केयरफुली कि वो आपको मोनो पूछ रहा है, डाई पूछ रहा है या ट्राई पूछ रहा है, एंड ऑन दैट इट विल डिपेंड द नंबर ऑफ फैटी एसिड्स।
इज दैट क्लियर? ठीक है, अब धीरे धीरे ये भी बताऊंगी कि आपस में जुड़े कैसे। जैसे कल हमने अमाइनो एसिड्स को जोड़ा था विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, वी विल स्टडी दैट। क्लियर? तो अभी हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड्स। एक ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड्स जुड़ेंगे। क्लियर? ऑल राइट, चलिए अब आगे गाइस हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इस बेस पे देखते हैं कि जो हमारा फैटी एसिड है उसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, किसके अंदर, फैटी एसिड के अंदर या फैट के अंदर, बात एक ही बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे फैटी एसिड के अंदर कोई डबल बॉन्ड है तो हम उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वील कॉल इट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को सिंपली सैचुरेट अकेला फैट्स भी बोल दिया जाता है, और अनसैचुरेटेड फैट्स को गाइस हम बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स को हम बोलेंगे ऑयल्स। Is that clear? So we have two types on this basis. One is saturated, other is unsaturated. Clear? So saturated के अंदर सबसे मेन बात क्या है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्ड्स ओनली। ठीक है, और दिस इज द मेन डिफरेंस, दिस इज द मेन पॉइंट। और अनसैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं, जिसमें कि डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, और इनको हम कॉमनली क्या कह देते हैं, ऑयल्स। इनको क्या कह देते हैं, ऑयल्स। इज इट क्लियर? कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक भी है तो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बटर एंड ऑयल। तो बटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सैचुरेट मीन्स बटर क्या है, सैचुरेटेड है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। एंड जितने भी ऑयल्स हैं उनके अंदर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। और गाइज फैक्ट ये है, मजेदार बात ये है कि जितने डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं उतना ऑयल हेल्दी होता रहता है। वील कम ऑन टू दैट। चलिए सो देखते हैं इनके डिफरेंसेस। तो देखो, जब भी सैचुरेटेड फैट्स की बात आएगी, बटर आएगा, ठीक है, घी आएगा, मार्जरीन आएगा। इज इट क्लियर? दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। और सैचुरेटेड फैट्स के अंदर क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बेसिकली सैचुरेटेड फैट किससे बन रहा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से। तो देखो कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं जो कि सैचुरेटेड फैट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। लॉरिक एसिड, मिस्टिक एसिड, पैल्मिटिक, स्टेरिक, रैकिडिक। ठीक है, रैकिडोनिक नहीं है, इट इज रैकिडिक एसिड। याद रखना, दिस इज डिफरेंट, क्योंकि रैकिडोनिक हमारा उसमें आने वाला है, दैट इज इन अनसैचुरेटेड। नाउ यू डोंट हैव टू लर्न ऑल द नेम्स, ठीक है, दिस इज जस्ट टू टेल यू। और आपको सिर्फ इनमें से दो मेन नाम याद करने हैं, वन इज पैल्मिटिक एसिड एंड सेकेंड इज स्टीयरिक एसिड। इज दैट क्लियर? अब गाइस स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2nO2। ठीक है, ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। तो अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि इनका कार्बन का नंबर कितना है, तो यू कैन डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट, यू कैन डिटर्मिन द स्ट्रक्चर। सो देखो, अब पैल्मिटिक में C होता है हमारे पास 16 और स्टीयरिक में C होता है 18, right? Now let me know in the comment section what will be the structure, what will be the formula, not structure, sorry, what will be the formula of palmitic acid and stearic acid according to this formula. Is that clear? So ये है C का नंबर, और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये NCERT में दे रखा है। Now see, याद रखने की ट्रिक जो मुझे हेल्पफुल हुई, आई एम शेयरिंग दैट विद यू, क्योंकि मुझे हमेशा ये तो याद रहता था कि एक 16 दे रखा है, एक 18। कंफ्यूजन ये होती थी कि पैल्मिटिक 16 है या स्टीयरिक 16 है। तो सी मैंने कैसे याद किया था, इससे P बन सकता है, बना लेना है ना, इससे P बन सकता है और इससे S बन सकता है। तो मैंने इससे पैल्मिटिक याद रख लिया और इससे स्टीयरिक याद रख लिया। आई नो देयर इज नो लॉजिक इन इट, बट इट हेल्प्स मी रिमेंबर। तो अगर तुम में से किसी को याद रखने में दिक्कत होती है तो यूज दिस, और या फिर अपना कोई तरीका बनाना, लेकिन याद रखना है कि इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? चलो, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट
fatty acids present in the butter and ghee and margarine which are the saturated fats. और saturated fats का फीचर क्या है कि उनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे. और गाइज ये जो फैट्स हैं ये हमें मिलते हैं एनिमल्स से. ये एनिमल फैट कहलाता है, एनिमल बॉडी से मिलेंगे. दे आर फाउंड अंडर आवर स्किन एंड अराउंड आवर ऑर्गन्स. तो जितना भी हम घी बटर एक्स्ट्रा खा रहे हैं जरूरत से ज्यादा, वो कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? स्किन के अंदर. अगर तब भी खाते जाएंगे तो ऑर्गन्स के आसपास वो डिपॉजिट होता जाएगा एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, तो इनको खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे बहुत इंपॉर्टेंट, इन सैचुरेटेड फैट से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एंड कंपाउंड्स बन रहे हैं गाइस हमारी बॉडी में. इज दैट क्लियर? लेकिन बिना सोचे समझे नहीं खाना. क्यों? क्योंकि इनसे हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है. इसीलिए जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, उनको बटर घी खाने से मना किया जाता है कि आप ऑयल यूज करो, आप सैचुरेटेड फैट्स ना खाओ. इज दैट क्लियर? सो सी, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. और वो कौन से हैं? दीज वंस. और इनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. अब अगर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हार्ट डिजीजेस यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क भी इंक्रीज करेंगे. सो इसीलिए जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, हाई बीपी पेशेंट्स, दे आर रिकमेंडेड नॉट टू टेक दिस. पेशेंट्स आर रिकमेंडेड टू टेक ऑयल्स एंड नॉट फैट्स. इज दैट क्लियर? क्योंकि ऑयल्स जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को इंक्रीज नहीं करते, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाते. कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए एनिमल फैट चाहिए. इज दैट क्लियर? सो सी, ये सारे के सारे घी बटर ये रूम टेम्परेचर पे यूजुअली सॉलिड रहेंगे, जबकि ऑयल्स यूजुअली क्या रहते हैं? लिक्विड. ठीक है. नाउ अब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये याद रख लेना कि ये ऑयल्स कहाँ से मिलेंगे हमें? प्लांट से मिलेंगे, सीड्स के अंदर होते हैं, कुछ फ्रूट्स के अंदर मिलेंगे, मेजरली इन द सीड्स. ठीक है, सीड्स को ही हम क्रश करके ऑयल निकालते हैं. सम मोर डिफरेंसेस देखो. जो फैट्स हैं यानी कि हमारे सैचुरेटेड फैट्स, इनका एनिमल ओरिजिन होता है. जस्ट टोल्ड यू. घी कहाँ से बनेगा? मिल्क से, राइट? घी बटर ये सारी चीजें मिल्क से मिल रही हैं, एनिमल सोर्स से. जबकि ऑयल्स हमें मिलते हैं प्लांट से. सो बटर, क्रीम, मीट, लार्ड ये सब क्या है? सैचुरेटेड फैट्स होते हैं. देन इनकी रैंसिडिटी बहुत हाई होती है, ऑक्सीडेटिव. तो रैंसिडिटी आई होप कि वी ऑल नो. ठीक है, रैंसिडिटी ऑक्सीडेशन हो जाती है इन सैचुरेटेड फैट्स की. और रैंसिडिटी गाइस इज वन वेरी बिग रीजन फॉर कैंसर एज वेल. रैंसिड चीजें खाने से कैंसर की टेंडेंसी बढ़ती है. तो जो हम समोसे एक ही घी के अंदर तल तल के समोसे टेस्टी खा रहे हैं ना, वो हेल्दी है नहीं. इसका मेजर रीजन यही है क्योंकि वो जो समोसा है वो रैंसिड घी में या रैंसिड बटर के अंदर बनाया गया है. Are you getting? तो जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली इस वजह से भी है कि समोसा अनहेल्दी क्यों है? क्योंकि वो रैंसिड बटर के अंदर या घी के अंदर बना हुआ है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो गंदा है, हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं बना, या फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा वो बटर खा रहे हैं या ऑयल घी खा रहे हैं, बट उसके अलावा this rancidity is also the main reason why samosa or any such fried things are not healthy. खास तौर पे जो बाजार में बिकती है, क्योंकि वो सेम घी बार बार यूज कर रहे हैं, एक्सपोज्ड है, ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड इट इज बिकमिंग रैंसिड. इज इट क्लियर? चलिए, सो देयर आर अदर ऑयल्स. तो बाकी सारे क्या है? ऑयल्स है, इनमें रैंसिडिटी बहुत लो होती है. अब ये जितना भी आप एक्स्ट्रा फैट खाते हो कहाँ स्टोर होगा? लिवर के अंदर या फिर स्किन के अंदर, राइट? सो ये स्टोर होता है सीड्स एंड फ्रूट्स के अंदर. सो दिस इज स्टोर्ड इन. तो प्लांट के एनिमल के अंदर जब भी ये एनिमल सेल के अंदर फैट स्टोर होगा तो हमारे अंदर फैट कहाँ स्टोर हो रहा है? एडिपोसाइट्स में. स्पेशल फैट सेल्स बनते हैं. और गाइज तुम्हें पता है एडिपोसाइट्स यानी फैट सेल्स की खासियत क्या है? ये कभी नहीं खत्म होते. सो वंस अ फैट सेल इज क्रिएटेड इन योर बॉडी इट इज गोइंग टू स्टे. तो यानी कि अगर हम एक बार मोटे हो जाते हैं तो वो हमारा जो फैट सेल है वो हमेशा रहेगा. बेशक हम डाइटिंग करके या एक्सरसाइज करके उस फैट को कम कर देते हैं, फैट को यूज अप कर लेते हैं, लेकिन फैट सेल नहीं खत्म होता, उसका फैट अंदर से खत्म होता है. तो यानी कि फैट सेल इज गोइंग टू लिव. तो अगर आपने जरा भी बेपरवाही की तो उस फैट सेल के अंदर ऑलरेडी जगह है फैट को इकट्ठा करने की. इसलिए पहली बार में ही सोच समझ के खाना चाहिए ताकि फैट सेल्स बने ही नहीं, बिकॉज फैट सेल्स डोंट रियली डाई.
इज दैट क्लियर? उनमें से फैट श्रिंक हो सकता है, कम हो सकता है, हम श्रिंक हो सकते हैं, बट फैट सेल्स वहीं रहते हैं. चलिए, सो ऑयल्स दे आर स्टोर्ड इन द ग्रैन्यूल्स इन द प्लांट्स. इज दैट क्लियर? सो अब हम बात करते हैं, सी दे आर मेनली लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर. बट द क्वेश्चन ऑफ द डे इज कि अगर सारे ऑयल्स लिक्विड होते हैं, देन व्हाई इज कोकोनट ऑयल सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर? थिंक, रिसर्च करना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो व्हाई even though it is an oil, it is still solid at the room temperature. I know तुम में से किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, बट रिसर्च करना, थोड़ा सा जरा मेहनत करो, ढूंढो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी डिस्कसिंग इट टुमारो. क्लियर? सो थिंक ओवर इट. देखो, अब हमने एक बात सीख ली कि सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है और अनसैचुरेटेड के अंदर गाइस प्रेजेंट है डबल बॉन्ड्स, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स, राइट? अब डिपेंड इस चीज पे करेगा कि उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड्स है. तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को यानी ऑयल्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. तो कितने डबल बॉन्ड्स है? देखो, अगर तो उसके अंदर सिंगल सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो उसको हम बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. क्या बोलेंगे? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. और अगर उसके अंदर दो और दो से ज्यादा है तो वील कॉल इट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. इज दैट क्लियर? मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स मैनी. तो अब याद रखने का ट्रिक देखो, तो इसको हम बोलते हैं मूफा. कभी भी कुरकुरे या फिर किसी भी ऐसी चीजों के पैकेट के ऊपर कभी लिखना, इवन चॉकलेट के पीछे भी लिखा होता है कि मूफा कितने हैं, पूफा कितने हैं. कभी पढ़ने की कोशिश की? इंग्रेडिएंट्स क्या है, जो भी चीजें आप खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज हैं, क्या प्रोटीन्स हैं, क्या फैट्स हैं. कोशिश करना, यू विल सी दीज वर्ड्स मूफा एंड पूफा. तो अब जब भी तुम मूफा या पूफा पढ़ो तो तुम्हें पता होगा कि वो क्या है. ठीक है? तो मूफा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा इज द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. क्लियर? नाउ गाइस, अब इनकी एग्जांपल्स की बात आती है, क्योंकि हमने ये तो एग्जांपल्स कर ली, ये वाली एग्जांपल्स यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की. तो अब अनसैचुरेटेड की एग्जांपल्स देखते हैं. सी, एग्जांपल्स को याद रखने का हमारे पास एक तरीका है. तरीका ये है कि हमने ओला याद रखना है. क्या याद रखना है? ओला, ओला कैब. ठीक है? अब देखो, व्हाट डज दिस ओला स्टैंड फॉर? ओला स्टैंड्स फॉर ओलिक एसिड, देन वी हैव लिनोलिक एसिड. पहले तो बस ओला याद रख लो. अब कितने कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, वी लर्न इट वेरी क्विकली. लिनोलेनिक एसिड, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज लिनोलिक एंड दिस इज लिनोलेनिक. पहले छोटा नाम आएगा फिर बड़ा वाला नाम. ठीक है? एंड सेकेंड इज रैकीडोनिक एसिड. रैकीडोनिक, उल्टा लिख दिया, रैकीडोनिक एसिड. ठीक है? नाउ सी, रैकीडोनिक एसिड. सी, दैट इज व्हाई आई सेड, देखो सैचुरेटेड में हमने इससे मिलती जुलती फॉर्म की थी रैकिडिनिक एसिड, राइट? सी हियर, रैकिडिक एसिड, राइट? और यहां पे क्या है हमारे पास? रैकिडोनिक एसिड. द टू आर डिफरेंट. रैकिडिक इज सैचुरेटेड, रैकिडोनिक इज अनसैचुरेटेड. ठीक है? अब इनमें कितने कितने डबल बॉन्ड्स है, उनको याद रखने का तरीका क्या है? ओला. ठीक है? क्या याद रखना है? ओला कैब याद रखनी है, लेकिन इसमें डबल एल आ रहा है. नाउ सी, बस 1, 2, 3 and 4. इजी. तो ओला में हम याद रखेंगे कितने कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 डबल बॉन्ड्स, या ओलिक एसिड हैज हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स. आ सकता है क्वेश्चन. चलो, तो तुम्हें आंसर क्लियर होगा क्योंकि तुमने क्या याद किया है? ओला. इज दैट क्लियर? नाउ सी, तो ओलिक एसिड में सिंगल डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है? मूफा है. बाकी सबकी किसकी एग्जांपल्स हैं? पूफा की. समझ में आया? ठीक है? अब मैंने तुम्हें बताया कि जितनी अनसैचुरेशन बढ़ती जाएगी गाइस, उतना ऑयल हेल्दी होता रहता है. सो मोर द अनसैचुरेशन हेल्दियर इट इज. तो इसका मतलब रैकिडोनिक एसिड खाना सबसे हेल्दी है. एंड वी ऑब्टेन दिस रैकिडोनिक एसिड फ्रॉम बादाम, आलमंड्स में रैकिडोनिक एसिड बहुत होता है. ठीक है? चलो, सो मोर द अनसैचुरेशन हेल्दियर इट इज. सो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है.
क्लियर है? चलो, सो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, या डबल बॉन्ड है या नहीं है तो कितने हैं। गाइस, अब बात आती है कि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आपस में बाइंड कैसे हुए। जैसे कल हमने अमाइनो एसिड्स के लिए किया था, अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। इसी तरह से अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर कौन से बॉन्ड्स बनेंगे? सी, दिस इज ग्लिसरॉल, ठीक है, दीज आर फैटी एसिड्स। अच्छा, फैटी एसिड्स अलग अलग होते हैं, 2 और 3, ये अलग अलग फैटी एसिड्स होंगे, सेम फैटी एसिड्स बाइंड नहीं करते। अब ये बाइंड कैसे होंगे? देखो, हमने इतना तो देख लिया कि ये हाइड्रोजन है ग्लिसरॉल की, जो कि रिप्लेस होनी है, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करना कैसे है? तो अब देखो, जितने भी हाइड्रोजन्स रिप्लेस होंगे सब जगह एक ही चीज हो रही है, और वो क्या है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। देखो, तो ग्लिसरॉल का H और ये हमारा फैटी एसिड है, फैटी एसिड R1 चेन कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसमें एसिडिक ग्रुप है, क्लियर। तो इसमें एसिडिक ग्रुप अपना कंट्रीब्यूट करता है OH और ग्लिसरॉल कंट्रीब्यूट करता है H, ठीक है। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स बनके निकल जाते हैं, क्लियर। अब जितने भी हाइड्रोजन्स रिप्लेस होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अब इन दिस केस हम तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रहे हैं विथ 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स, तो हमारे पास बन रहा है क्या? एक फैट, और जिसमें तीनों हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाए विथ 3 फैटी एसिड्स, ऐसे फैट को हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। रिमेंबर, दिस इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स रिप्लेस होते तो क्या कहते हैं हम? डाइग्लिसराइड। एक होता तो मोनोग्लिसराइड। अब जितने रिप्लेस होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, क्योंकि उतने एस्टर बॉन्ड्स बनते जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो गाइस, मोनोग्लिसराइड बनते समय कितने एस्टर बॉन्ड बनेंगे? 1। डाइग्लिसराइड में 2, ट्राइग्लिसराइड में 3। Is that clear? So number of ester bonds is equivalent to the number of water molecules removed. Clear? So this is known as ester bond. This is known as ester bond. ठीक है? चले, so ये हो गया guys ester bond। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2012 में शायद, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड को गाइज हम मानते हैं ट्रू फैट। ट्राइग्लिसराइड को क्या मानते हैं? ट्रू फैट, यानी वो फैट जिसके अंदर तीनों हाइड्रोजन्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद द फैटी एसिड इज नोन एज अ ट्रू फैट। क्लियर? तो ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेंगे तो 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। ये कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में ये भी दिया हो सकता है कि 3 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, या 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स। टू लुक इनटू द ऑप्शंस वेरी केयरफुली। क्लियर? चलिए, सो आई एम श्योर यू आर क्लियर विद हाउ एस्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। देखो, एस्टर बॉन्ड में भी पेप्टाइड बॉन्ड की तरह डिहाइड्रेशन ही हो रही है, राइट? तो जैसे प्रोटीन्स बने थे विद डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, तो प्रोटीन्स को हमने हेट्रोपॉलीमर बोला था। ऐसे ही जो फैट है वो भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे भी जो फैटी एसिड्स जुड़ रहे हैं दे आर ऑल डिफरेंट इन नेचर। That is why I have written them 1, 2 and 3, suggesting कि ये सारे different fatty acids हैं। Is that clear? चलो, so इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा। I know तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बहुत डराता है, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में भी लिखा था, बट आई होप दीज लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल, और अब ये तुम्हें डरावना नहीं लग रहा, तो बड़े प्यार से और आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर होती जाए। Is that clear? चलिए, so अब अगेन क्लासिफिकेशन पे आते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन एक तो हमने कर ली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड्स कि कितने हैं। 1 है मोनो, 2 है डाई और 3 है तो ट्राइग्लिसराइड। दूसरा हमने इस बेस पे किया कि हमारे फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है तो अनसैचुरेटेड है, नहीं है तो सैचुरेटेड है। क्लियर? नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन द बॉडी। बिल्कुल जैसे कल हमने अमीनो एसिड्स के लिए की थी कि जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बनाती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल, और जो हमारी बॉडी नहीं बनाती यानी इट इज एसेंशियल टू बी ईटन इन डाइट, उनको हम क्या कह देते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल का मतलब एसेंशियल टू बी ईटन, बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इट। सिमिलरली वी हैव एसेंशियल फैटी एसिड्स हियर। ठीक है, तो एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या है गाइज? एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है दे आर एसेंशियल फॉर द ह्यूमन हेल्थ बट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी।
इसलिए इनको खाना पड़ेगा, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, सो हैज टू बी ईटन इन डाइट, हैज टू बी टेकन इन डाइट। क्लियर? जबकि जो नॉन एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल ये अमाइनो एसिड्स लिख दिया, फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। इज दैट क्लियर? Whereas fatty acids that are required for the normal health or growth can be synthesized within the body and derived in the form of essential fatty acids. Just correct this. Is that clear? तो essential body को essentially लेने पड़ेंगे और non essential जो नहीं लेने पड़ेंगे। क्लियर? सो देखो अब याद रखने का तरीका, ठीक है, हमने याद क्या रखना है, लाल याद रखना है अपना। तो हमारे जो लाल है ना, लाल फैटी एसिड्स, ये होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो इस लाल को खाना बहुत जरूरी है। देखो लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड या लिनोलैनिक एसिड, या और तरीका भी है। तो जो आपने ओला याद किया था उसमें से ओ को छोड़ दो, बाकी ला क्या है आपका, ला आपका क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड्स है, या फिर लाल याद रख लेना, कैसे भी याद रख सकते हो, पर याद रखना है। तो ये है गाइज एसेंशियल फैटी एसिड्स जिनको हमें खाना जरूरी होता है। डन? चलिए, सो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन द बॉडी और नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। क्लियर? अब आई एम श्योर कि तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैम गुड फैट्स और बैड फैट्स क्या होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। सो लेट्स गेट टू दैट। तो देखो, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है यानी कोलेस्ट्रोल है, उसको हम बोलते हैं फैट, बैड कोलेस्ट्रोल, ठीक है। और जो हमारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उसको गाइज हम बोलते हैं, या कोलेस्ट्रॉल है उसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। Is that clear? So low density lipoproteins transports cholesterol from liver through blood to the tissues and this is called bad cholesterol. High density जो होता है ये transport करता है cholesterol को from blood to the liver, ये करता है blood to the tissues। तो जो blood से tissues में सीधे जाएंगे वो bad cholesterol है, और जो blood से liver में जाएंगे जहाँ पे उनको metabolize किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं high, और high is good। तो ऐसे याद रख लेना, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना गुड कोलेस्ट्रॉल है, उतना गुड है फॉर आवर हेल्थ। इज दैट क्लियर? सो लो डेंसिटी वाला क्या करता है, व्हाई इज इट बैड? क्योंकि लो डेंसिटी आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, टिश्यूज के अंदर, वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, सो इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। क्लियर? जबकि जो हाई डेंसिटी लिपिड है, हाई डेंसिटी लिपिड ये मेटाबोलाइज हो जाता है लिवर के अंदर जाके, देयरफॉर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं बढ़ाएगा और इसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क भी कम रहता है। इज दैट क्लियर? सो आज से फैट खाएंगे, लेकिन कौन सा खाएंगे, हाई डेंसिटी फैट खाएंगे, हाई डेंसिटी लिपिड्स खाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, सो गाइस दिस इज डन एंड दीज आर सम निमोनिक्स व्हिच विल हेल्प यू रिमेंबर कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़े हैं। देखो, हमने पढ़े हैं अपने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है लैरी एंड मो, परफॉर्म, सिली एंड टीक्स। सो लैरी, लॉरिक, मिरिस्टिक, देन पैल्मिटिक, स्टेरिक एंड एरेकिडिक। इफ यू वांट टू लर्न दिस, लेकिन इनमें से मेन तुम्हें कौन से याद होने चाहिए, पैल्मिटिक एंड स्टेरिक, एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। यू नो द जनरल फॉर्मूला। चलिए, ओला, ओला हमने क्या याद किया है, सैचुरेट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओला, ओला। इज दैट क्लियर? एंड देन वी हैव लाल, ये लाल है हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स। इज दैट क्लियर गाइस? So you can also share your mnemonics with me. Is that clear? So these are some to remember. All right. So guys, that was all about fats that you have to understand. ठीक है, NCERT से थोड़ा ज़्यादा करवा दिया है ताकि नीट की भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाए, और स्कूल के एग्जाम्स के लिए तो आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। गाइज कल मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, मैं बोलती रही एसिड 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 एसिडिक, जो अमीनो एसिड्स हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स दे आर नेगेटिव और बेसिक वाले होते हैं पॉजिटिव। ज़्विटराइन समझाते बोलते बोलते मैंने गलत लिख दिया था, जस्ट करेक्ट दैट, ठीक है। और सिर्फ एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया, बाकी क्यों नहीं सुन रहे हो, जब मैं बोल रही हूँ तो अंडरस्टैंड करो ध्यान से, ठीक है। चलिए, एनीवेज, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि आपका DNA और RNA, जो कि हमें हमारे मम्मी पापा जैसा दिखाता भी है और स्टिल हमें
अलग यूनिक भी बनाता है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दीज न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, जब भी न्यूक्लिक एसिड्स की बात आती है इन दोनों की ही बात आएगी, डीएनए और आरएनए। और कोई न्यूक्लिक एसिड अभी तक बना ही नहीं। ठीक है, होपफुली अभी तक तो नहीं बना। तो आरएनए एंड डीएनए। एंड गाइस, डू यू नो कि जब एवोल्यूशन हो रहा था तो पहले आरएनए बना था, उसके बाद डीएनए बना है। जो चीज़ स्टेबल है वही आज प्रेजेंट है, और जितनी स्टेबल है उतनी ही ज़्यादा चलेगी। इसलिए ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए मिलता है। इट इज़ मोर स्टेबल एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, लेकिन पहले किसका एवोल्यूशन हुआ था? आरएनए का। क्लियर? सो राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन अब हमें पता कैसे लगा कि जेनेटिक मटेरियल है? बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी। ठीक है, सो कहानी स्टार्ट होती है जाके 1869 से। तो फ्रेडरिक मिशर बेसिकली इज रिनाउंड, ठीक है, साइंटिस्ट, एंड इनको खिताब मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। इनका कोई मतलब नहीं था डीएनए ढूंढने से। ठीक है, ये अपना काम कर रहे थे, WBCs को स्टडी कर रहे थे, और ये स्टडी कर रहे थे पस सेल्स को। पस होते हैं डेड WBCs, जो हमारी चोट में कई बार पस पड़ जाती है ना, तो पस क्या होती है? डेड WBCs होते हैं। तो डेड WBCs के अंदर से इन्होंने ढूंढा था डीएनए। क्या ढूंढा था? डीएनए। तो इनको ये नहीं पता था कि ये डीएनए है। इन्होंने कहा कि पस सेल्स के अंदर मुझे कुछ ऐसी चीज मिली है, देखो, प्रेजेंट इन ईच सेल, एंड ये जो चीज मिली है ना, ये बहुत ही ज्यादा फॉस्फोरस रिच है। सो इन्होंने सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ढूंढा था कुछ ऐसा जो कि न्यूक्लियस के अंदर है और बहुत ज्यादा फॉस्फोरस रिच है। तो इन्होंने नाम दे दिया उसको न्यूक्लिन। क्या बोल दिया उसे? न्यूक्लिन। कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली हाईली फॉस्फोरिलेटेड चीज है, हाई इन फॉस्फोरस। बस इतनी सी इन्होंने डिस्कवरी की थी। डीएनए वॉज नॉट नोन एट दैट टाइम। तो इन्होंने क्या ढूंढा था? बेसिक आज हम मानते हैं कि हाँ, पहली डिस्कवरी उन्होंने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने की थी, लेकिन बेसिकली उन्होंने क्या ढूंढा था? न्यूक्लियस के अंदर कुछ हाईली फॉस्फोराइलेटेड चीज। इज इट क्लियर? क्या ढूंढी थी? हाईली फॉस्फोरस रिच चीज ढूंढी थी। ठीक है, उसके बाद 20 years लग गए, 20 साल तक बस इतना ही पता लगा। फाइनली 1889 में जाके रिचर्ड ऑल्टमैन ने ढूंढा कि ये जिस चीज को तुम न्यूक्लिन बोल रहे हो ये एसिडिक इन नेचर है। तो देखो, इतने साल लग गए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी क्विकली एडवांस नहीं हो रही थी जितनी आज के रेट पे हो रही है, इजंट इट? तो अब रिचर्ड ऑल्टमैन ने बस इतना बताया कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो चीज बताई गई है ना, न्यूक्लिन, ये एसिडिक इन नेचर है। तो नाम चेंज करके अब रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। नाम चेंज क्या कर दिया गया? न्यूक्लिक एसिड, की न्यूक्लियस के अंदर है और एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, ये खिताब किसको मिलता है? रिचर्ड ऑल्टमैन को। अब ये इतनी सारी पिक्चर्स, ठीक है, अब ये लोग हैं जेम्स एंड वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, और इधर रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। नाउ सी, यहाँ पे एक और चीज भी तुम्हें बताती हूँ। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने फाइनली हमें डीएनए का स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, मैं बीच में से बहुत कुछ मिस कर चुकी हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने डीएनए का हमें स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, एक्चुअली रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ने बहुत मेहनत की। ठीक है, और फाइनली ये फाइंड आउट किया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। बहुत सारे एक्सरेज लिए एंड इन दोनों ने ये डिटरमिन किया। लेकिन तुम्हें पता है कि ये अपनी रिपोर्ट इन्होंने इतनी छानबीन की और खुशी इतना सेलिब्रेट किया, और खुशी के मारे अपनी रिपोर्ट अपनी लैब में ही छोड़ के आ गए। और जैसे हम मूवीज में देखते हैं, दूसरे साइंटिस्ट भी बैठे होते हैं फिराक में, ठीक है, उन्होंने अपने बंदे छोड़े हुए थे, तो उन्होंने इनकी रिपोर्ट चुरा ली और जो एक्चुअल रिपोर्ट थी वो जाके बता दी इनको। आई नो मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बट दिस इज ऑल देयर कि इन्होंने अपनी ओरिजिनल रिसर्च नहीं की थी। ठीक है, सो देयर आर स्टोरीज अबाउट दिस कि इनको इनकी की गई मेहनत, इनकी की गई डिस्कवरी की रिपोर्ट मिल गई थी, एंड इन्होंने उसको यूज करके फर्दर और बहुत सारी अपनी रिसर्च बिल्डअप करके ये डिटर्मिन कर दिया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो अब जब इन्होंने सारी स्टोरी बिल्डअप कर दी, बट वो मेन चीज़, वो मेन पॉइंट जिसके आसपास सारी डिस्कवरी होनी थी, वो किसने की थी? इन लोगों ने। एक्चुअली दीज शुड बी क्रेडिटेड एज वेल। ठीक है, लेकिन नोबेल प्राइज मिला था इनको, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो सी,
in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction, based on the X-ray diffraction data, ये बहुत important है, this is given in your NCERT, based on the X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. तो structure of DNA के लिए नोबेल प्राइज इन लोगों को मिला है। तो वो DNA एक्सरे डिफ्रैक्शन बेसिकली किसने की है? रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने। इज इट क्लियर? चलो, तो अब हम पढ़ते हैं कि वॉटसन क्रिक मॉडल था क्या। अब जो भी है, ठीक है, इनको ही क्रेडिट मिलेगा, नोबेल प्राइज इनको मिला था। सो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया है? डीएनए के स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं गाइस। नाउ सी, वॉटसन एंड क्रिक ने हमें बताया कि डीएनए जो है इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। नहीं समझ में आया? चलो समझते हैं। लेट्स सी। सो दे हैव सेड इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर, नंबर 1, किसके? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। नाउ व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? पॉली का मतलब तो समझ में आ गया, मेनी। अब न्यूक्लियोटाइड चेन है। सी व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? वी हैव शुगर, वी हैव दिस शुगर, ठीक है। इस शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है और इस शुगर के साथ एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, हमारा क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर? सो 3 कंपोनेंट्स मिलके बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। अब गाइस ये जो शुगर है, ये शुगर पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन के 5 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन के 5 एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज इज द नेम ऑफ द शुगर, जिसमें 5 कार्बन एटम्स है, ठीक है। और इसके कार्बन नंबर 1 पे ये देखो 1 2 3 4 5। सो दीज आर द 5 कार्बन्स और 5 कार्बन्स के बाद 1 के साथ अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस और 5th कार्बन के साथ अटैच्ड होता है फॉस्फोरिक एसिड। इज इट क्लियर? सो दीज 3 कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स हैं। क्लियर हो गया? शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। ये क्या है हमारा? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। और ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। इतना क्लियर हो गया? अब नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे अटैच्ड है? कार्बन नंबर 1 के साथ शुगर के। और फॉस्फोरिक एसिड किस पे अटैच्ड है? कार्बन नंबर 5 पे, ठीक है। अब ये तीनों चीजें मिलके क्या बना रही है? हमारा न्यूक्लियोटाइड। डीएनए को क्या कहा गया है? डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी यही न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे ऊपर या नीचे, ठीक है। और ये मिल मिल के क्या बना देंगे? एक चेन बना देंगे। दैट चेन इज नोन एज डीएनए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और डिटेल में। सो गाइस देखो, ये है हमारी शुगर, दिस इज द शुगर। अब डिटेल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। एक आरएनए भी होता है, लास्ट में डिस्कस करूंगी आरएनए में क्या डिफरेंसेस हैं आरएनए और डीएनए के अंदर। ना सी, राइबोज शुगर, तो ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। इज इट क्लियर? तो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड है हमारा हेट्रोसाइक्लिक अमाइन बेस, यानी कि नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हम उसके भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे। लेकिन कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच्ड है? नाइट्रोजनस बेस। और कार्बन 5 के साथ क्या अटैच्ड है? हमारी फॉस्फेट यूनिट, यानी फॉस्फोरिक एसिड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड दिस न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए। क्योंकि इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के क्या बनता जाएगा? हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बनेगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और डीएनए क्या है? इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इज दैट क्लियर? अब देखो आगे। अब सी, दिस इज हाउ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज जॉइंड। तो यहाँ पे हियर ये देखो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे जुड़े हुए हैं। दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड बेस, नाइट्रोजनस बेस है ये शुगर है हमारी और ये फॉस्फेट यूनिट है। दिस इज अगेन अनदर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बेस शुगर एंड फॉस्फोरिक, ठीक है। अगेन 3rd नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट, दिस इज 3rd न्यूक्लियोटाइड एंड इट गोज ऑन। इज इट क्लियर? सो ये चेन क्या कहलाती है? दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डन। अब यहां पे हम देखेंगे बॉन्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट है। देखो
तो अब बॉन्ड्स बताने लगी हूं। देखो दिस इज अ शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 2 3 4 एंड CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 5, ठीक है। अब 1 के साथ अटैच्ड है नाइट्रोजनस बेस और 5th के साथ अटैच्ड है हमारा फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट यूनिट। क्लियर? नाउ लेट्स सी द बॉन्ड्स बिटवीन देम। जैसे अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ठीक है, अभी अभी करके हटे हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बीच में एस्टर बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हुए कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सो गाइज जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड है दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये भी कैसे बनता है? वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से, ठीक है। अब यहां कार्बन नंबर 5 और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है दिस इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। व्हाट डू वी कॉल इट? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इज दैट क्लियर? सो द टू बॉन्ड्स बिटवीन अ न्यूक्लियोटाइड यानी शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ कैसे अटैच्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और इसके साथ अटैच्ड है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। इज दैट क्लियर? नाउ देखो ये कैसे बना। शुगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगी, तो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट। कौन सा बॉन्ड बना? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर? अगेन शुगर और नाइट्रोजनस बेस, यहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दोनों ही बॉन्ड्स में वाटर लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होना है। क्लियर? तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हुए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हुआ? 2, राइट। अब आगे चलते हैं। ये तो था हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनी? अब एक और न्यूक्लियोटाइड बना रही हूं, ठीक है, सी एक और बना रहे हैं। दिस इज अगेन अ शुगर, ठीक है, 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ 5th कार्बन, राइट, एंड अब यहाँ पे भी फॉस्फेट जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। अगेन दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड आपस में भी जुड़ेंगे। देखो कैसे जुड़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स गाइज आपस में जुड़ते हैं ऐसे। कार्बन नंबर 3 ऑफ द ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट, ठीक है। तो यहां पे ये जो बॉन्ड बना है दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इज दैट क्लियर? सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कनेक्ट करता है दो न्यूक्लियोटाइड्स को। इज दैट क्लियर? सो 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एंड अगेन यहां पे भी डिहाइड्रेशन होनी है। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो इसका मतलब जो फॉस्फोरिक एसिड है वो दोनों के साथ कनेक्टेड है, अपनी शुगर के साथ भी और ऊपर वाली शुगर के साथ भी। ऊपर वाली शुगर के साथ क्या बना रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अपनी शुगर के साथ क्या बना रहा है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते जाएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे कट किया है ये कौन सा है? दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, इजंट इट? दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट मी नो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, अब तुमने जब भी डीएनए लिखा होगा तो तुमने एक तरफ 3 प्राइम एंड दूसरी तरफ 5 प्राइम एंड 5 डैश एंड 3 डैश ऐसा कुछ लिखा होगा। सो व्हाट डज दिस 3 डैश एंड 5 डैश मीन? लेट्स सी हियर। देखो, मान लो कि ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है चेन का। तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन जो है ये फ्री होगा, राइट? लास्ट न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन फ्री होगा। तो जहां पे 3rd कार्बन फ्री है तो इसका मतलब उस साइड को हम क्या कह देंगे? 3 प्राइम एंड। और अगर इसके ऊपर और कोई नहीं है, इसके ऊपर और कोई न्यूक्लियोटाइड ना हुआ तो यहाँ पे फॉस्फेट नहीं होगा, तो उसका 5th कार्बन फ्री होगा। तो इस एंड को हम क्या बोल देंगे? 5 प्राइम एंड। इज दैट क्लियर? ये 5 प्राइम है या 3 प्राइम डिपेंड करता है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है और कौन सा एंड उसका यानी कार्बन उसकी कौन सी फ्री पड़ी हुई है। इज दैट क्लियर? अब इससे हमें ये भी आइडिया लगता है कि जो
हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। कौन सा स्ट्रक्चर बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने? डिफ्रैक्शन मॉडल के बेस पे। अच्छा ये याद रखना कि ये जो स्ट्रक्चर अब वॉटसन एंड क्रिक बताएंगे ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताएंगे, 2D स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है कि वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सा स्ट्रक्चर बताया था? 2D स्ट्रक्चर बताया था। आई नो व्हेन यू रीड योर एनसीईआरटी ना, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ एक बातें उसमें ना मिले, क्योंकि आई एम कंबाइनिंग दिस विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन जेनेटिक्स ऑफ योर नेक्स्ट क्लास। जेनेटिक्स पढ़ते हुए गाइज आपको ये सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर है कैसा, तभी तो पढ़ोगे कि जीन्स के क्या चीजें होती हैं। वो जीन्स तक पहुंचने के लिए पहले हम जीन्स जिस चीज के बने हैं उसको ढंग से पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये उस बुक में भी दे रखा है, अगर इस बुक में तुम्हें ना मिले तो ये सारी चीजें मैं कंपाइल करके बता रही हूँ। वी आर कंबाइनिंग द थिंग्स। जेनेटिक्स अलग नहीं है, जेनेटिक्स इसके बगैर तुम नहीं सीख सकते, राइट? सो लेट्स गो टू द डीपर रूट लेवल, राइट? चलिए, सो बॉन्ड्स आर क्लियर। सो ये बन गई है हमारी ये बन गई है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड है बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, अब वॉटसन एंड क्रिक ने कहा कि जो शुगर और फॉस्फेट है ये हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन बनाती है। बॉन्ड लिखा हुआ है, ये बैकबोन बनाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो शुगर और फॉस्फेट है यही बैकबोन बन रही है। जो नाइट्रोजनस बेस है वो तो इसके साथ इस तरह से अटैच्ड है, इट इज फ्लाइंग आउटसाइड। द बैकबोन इज मेनली फॉर्म्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट। इज इट क्लियर? अब जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो आपको 4 तरह के दिखेंगे। वन इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जो हमें डीएनए के अंदर मिलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम जी कहते हैं, इसको हम सी कहते हैं, और इसको नॉट यूरासिल, यूरासिल इज एन आरएनए। सो दिस इज थाइमिन, दिस इज थाइमिन एंड इट इज डिनोटेड बाय टी। ठीक है, अब देखो आरएनए और डीएनए में यही डिफरेंस है। एक तो शुगर का डिफरेंस आ जाएगा, यहां पे शुगर कौन सी यूज हो रही है? डीऑक्सीराइबोज, वहां पे शुगर आ जाएगी राइबोज। ठीक है, क्या फर्क है? विल कम ऑन टू दैट। दूसरा डिफरेंस नाइट्रोजनस बेसिस में। ठीक है, डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है, बस। इज दैट क्लियर? बाकी के डिफरेंसेस बाद में देखेंगे, बट ये 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं। ठीक हो गया? ठीक है, तो यहां बाकी तीनों कॉमन होते हैं बिटवीन डीएनए आरएनए, दिस वन इज डिफरेंट। क्लियर है? चले, ऑल राइट। सो गाइस दिस इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक है, डीएनए का नेचर क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। तो नाउ लेट्स सी कि ये डीएनए किस तरह से प्रेजेंट होता है, किस तरह से प्रेजेंट होता है। नाउ सी, सो वी हैव शुगर, ठीक है, और यहां पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है। इसी तरह से एक और हो गया। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट। इसी तरह से 1-2 और लिख लेते हैं। सो दिस इज नाइट्रोजनस बेस, दिस इज अगेन फॉस्फेट। सो ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। और हमने अभी देखा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? कार्बन नंबर 3 यहाँ से इसके साथ, कार्बन नंबर 3 के साथ, कार्बन नंबर 3 एंड द फॉस्फेट। ठीक है, अब आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर इधर नीचे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो इसका कार्बन नंबर 3 फ्री होगा, और अगर ऊपर नहीं है तो यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो कार्बन नंबर 5 विल बी फ्री। तो इस एंड को हम क्या बोलेंगे? 5' एंड 3' एंड। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, अब दूसरा स्ट्रैंड भी देखते हैं। दूसरा स्ट्रैंड जो होता है गाइस वो एंटी पैरेलल होता है। इसमें डबल स्ट्रैंडेड है, यानी 2 स्ट्रैंड्स हैं, और जो डबल स्ट्रैंडेड है, वो जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। ठीक है, तो डीएनए के लिए पैरेलल डीएस टर्म यूज की जाती है। डीएस स्टैंड्स फॉर डबल स्ट्रैंडेड, पर दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल रहेंगे। नाउ सी, अब दूसरा जो स्ट्रैंड है वो किस तरह से प्रेजेंट होने वाला है? नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर इस तरह से होगी। इज दैट क्लियर? तो ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। इसी तरह से ये नाइट्रोजनस बेस,
और ये इसकी शुगर। इज दैट क्लियर? इसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड है, इसके साथ भी फॉस्फेट अटैच्ड है। दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये नाइट्रोजनस बेसेस हो गए इसके, ठीक है? क्या बना रहे हैं, चलो। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से ये भी कनेक्टेड है विद ईच अदर। कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 3 के साथ, कार्बन नंबर 3 के साथ। डन। अब यहां पे, अब देखो यहां पे 3 प्राइम एंड लिखेंगे क्योंकि इसका थर्ड कार्बन इज फ्री, सो दिस इज 3 प्राइम एंड। और यहाँ पे अब इधर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो यहाँ पे ये फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी 5th कार्बन इज ऑल्सो फ्री। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये यहाँ पे सिर्फ फॉस्फेट प्रेजेंट है, सिर्फ फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है? सॉरी, तो यहाँ पे क्योंकि नीचे न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो 5th कार्बन फ्री होगी, फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होगा। कार्बन नंबर 5 इज फ्री, देयर विल बी नो फॉस्फेट ग्रुप। डन। सो इस एंड को हम क्या बोल देंगे, इस स्ट्रैंड को हम क्या बोल देंगे, 3 एंड 5' एंड, ठीक है? तो अब याद रखना कि जब भी तुम इस तरह से स्ट्रैंड्स बनाते हो, ठीक है, एक तरफ 3' एंड, दूसरी तरफ 5' एंड, 5' एंड और 3' एंड क्यों लगते हो? क्योंकि दे आर एंटी पैरेलल। और वो एंटी पैरेलल किस वजह से है? क्योंकि शुगर्स की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, ठीक है? सो दीज आर द 2 strands. नाउ दी 2 strands आर कनेक्टेड ऑल्सो, एंड हाउ आर दे कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड थ्रू देयर नाइट्रोजनस बेसिस। तो दे आर कनेक्टेड थ्रू देयर नाइट्रोजन बेसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस पे कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है कि नाइट्रोजनस बेस कौन सा है। सो गाइस, बात ऐसी है कि नाइट्रोजनस बेसिस हमने अभी देखे थे, देखो नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं? वी हैव एडेनिन, वी हैव थायमिन, वी हैव गुआनिन, राइट? अब A विल ऑलवेज कंबाइन विद थायमिन, ये कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में, ये ऐसा ही होगा कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बाइंड करेगा और इन दोनों के बीच में बनते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी तरह से T हमेशा बाइंड करेगा A के साथ, तो तब भी 2 डबल बॉन्ड्स। अब गुआनिन हमेशा बाइंड करता है C के साथ और इनके बीच में बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 2 जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो किस बॉन्ड ने कनेक्ट किए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने। इज दैट क्लियर? तो गाइज अभी तक देखो हमने 4 बॉन्ड्स देखे हैं, कौन कौन से? शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और 2 हमारी एंटी पैरेलल डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में, डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब AT बॉन्ड के कंपैरिजन में GC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये भी कि एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर जितना G और C कंटेंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा डीएनए स्टेबल होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब जब बायोटेक्नोलॉजी तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, हम इन डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। क्या करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना है। कैसे तोड़ सकते हो? हीटिंग से। कितनी हीट दोगे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर GC अमाउंट कितना है, क्योंकि मोर द GC अमाउंट, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये 3 वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर। ये मैंने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है? दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सा बताया था? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कल हमने प्रोटीन्स में किया था, लीनियर अरेंजमेंट, है ना, जिसमें हमें क्लियरली पता लगता है कितने अमाइनो एसिड्स कितने किस अरेंजमेंट में है। सो दिस इज ऑल्सो द लीनियर स्ट्रक्चर। सो दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे अभी आते हैं, जो वॉटसन एंड क्रिक ने हमें सजेस्ट किया था। अब गाइज पहले हम नाइट्रोजनस बेसिस देख लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस की हम बार बार बात कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो A, T, G और C की हमने बात की है, इन 5 और एक यूरासिल भी होता है। ठीक है, तो 5 अगर RNA को भी कंबाइन कर दें, A, T, G, C और U, ये जो 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज प्यूरीन्स, अनदर इज पिरीमिडीन्स। ठीक है, तो ये देखो, ये प्यूरीन का स्ट्रक्चर है, ये पिरीमिडीन का स्ट्रक्चर है।
ठीक है, बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब नाम छोटा है लेकिन साइज बड़ा होगा, ठीक है, नाम छोटा है बट साइज बड़ा होगा, और डबल रिंग प्रेजेंट है 1 और 2, और इसके अंदर सिंगल रिंग प्रेजेंट है। तो गाइज इसके अंदर टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इन 2 रिंग्स के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स हैं। और इसके अंदर टोटल कितने होंगे? सिंगल रिंग है तो 6 मेंबर्स। तो पिरिमिडी नाम बड़ा है लेकिन साइज छोटा, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये नाम छोटा और साइज बड़ा हो जाएगा याद। और अब प्यूरीन्स हैं कौन कौन से? सो वी हैव 2 प्यूरीन्स, एडिनिन, एजी, एडिनिन एंड गुआनिन, गुआनिन, ठीक है। तो वी हैव 2 प्यूरीन्स एंड रेस्ट ऑफ द 3 कट याद रख लेना, कट, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, दीज आर द 3 पिरिमिडीन्स, ठीक है। तो कट याद रख लेना। और अगर कोई चंडीगढ़ से है तो CTU, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनिट, ठीक है, तो वो भी याद रख सकते हो, मैंने वैसे याद रखा था। एनीवेज, सो 5 bases which can be categorized under 2 categories, purines and pyrimidines. Done? All right. चलो, तो ये बेसिक है और ये अब इंडिविजुअली इनका स्ट्रक्चर। सो दीज आर द 2 purines and these are the 3 pyrimidines. This is given in your NCERT, so you have to learn this. Done? NCERT में कुछ 1 या 2 के दे रखे, मैंने आपको सारे दे दिए, सो लर्न देम। क्लियर? सो ये आपको बनाने के लिए आ सकते हैं। नाउ गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब देखो, सोचने वाली बात है, हम क्या कर रहे थे, हम A को हमेशा बाइंड किसके साथ करवाते हैं? T के साथ। G की बाइंडिंग हमेशा होती है C के साथ, ठीक है। अब ये दोनों हैं प्यूरीन्स, ठीक है, और ये दोनों होते हैं पिरिमिडीन्स। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तुमने अब तक, है ना। और जब मैंने ये बताया तो तुम्हें समझ में भी आ गया होगा कि देखो, प्यूरीन्स बड़े हैं, पिरिमिडीन्स छोटे हैं। इसी वजह से हमारा जो DNA के 2 स्ट्रैंड्स हैं वो गाइस हमेशा पैरेलल रन करते हैं। क्यों? क्योंकि प्यूरीन की बाइंडिंग हमेशा पिरिमिडीन के साथ होनी है। एक बड़ा है तो एक छोटा है, दूसरी तरफ एक छोटा आ गया तो अगला बड़ा आ गया, तो कर करा के ओवरऑल जो नेचर है वो क्या रहता है उसका? पैरेलल। ओरिएंटेशन अलग है तो हम क्या कह देंगे? एंटी पैरेलल। इज दैट क्लियर? तो प्यूरीन will always bind with pyrimidine and this is responsible for the parallel nature of. So can you find out why the distance between the 2 polynucleotide chains remain almost constant? That is, they remain parallel to each other. They remain या run parallel to each other. Is that clear? और एंटी पैरेलल नेचर तुम्हें क्लियरली पता लग रहा है। एंटी पैरेलल नेचर किसकी वजह से? एंटी पैरेलल नेचर इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन। ऑपोजिट ओरिएंटेशन है फॉस्फेट की एंड शुगर की। डन हो गया, ठीक है। चलो, सो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स। अब आई नो तुम में से बहुतों ने कुछ टर्म्स सुनी होंगी। देखो, टर्म्स जो कि तुम्हें कंफ्यूज करती हैं कि एक होती है एडिनिन, ठीक है, एक होता है एडिनोसिन, एक होता है एडिनिलिक एसिड, एक तुमने सुन रखा है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या डिफरेंस है इन सब के अंदर? इसी तरह से ग्वानिन, ग्वानोसिन एंड सो ऑन। सो नाउ अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले गाइस हमारे पास है बेसेस। क्या है? बेसेस है, नाइट्रोजनस बेसेस। क्या नाम है उनके? एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन, थाइमिन या यूरासिल, डिपेंडिंग ये DNA है या RNA है। सो दीज आर द बेसेस। क्लियर? अब हमें पता है कि अब बेस के अंदर देखो, बेस के अंदर गाइस क्या डिफरेंस है? हमने पढ़ा है एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स थे, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट यूनिट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, बेस के अंदर अगर हम शुगर मिला दें तो गाइस बनता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस के अंदर शुगर मिला दें तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर हम फॉस्फेट ऐड कर दें
तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर? ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन याद रखना। तो अब देखो हमारे पास बेसिस क्लियर हो गए, ठीक है। अब बेसिस के अंदर गाइस हमने क्या ऐड कर दिया? हमने ऐड कर दी शुगर, हमने ऐड कर दी शुगर। कौन सी शुगर ऐड करेंगे? या तो डीऑक्सीराइबोज ऐड करेंगे और अगर आरएनए हुआ तो राइबोज ऐड करेंगे, ठीक है। और तुम्हें पता है ए जी और सी जो है ये डीएनए के साथ भी कंबाइन करता है, यानी डीएनए की शुगर के साथ भी बाइंड करता है और आरएनए के साथ भी, तभी इट इज कॉमन। फर्क सिर्फ टी और यू का है, डीएनए के अंदर टी है और आरएनए के अंदर यूरासिल है, राइट। तो जो एडेनिन है वो डीऑक्सीराइबोज या राइबोज दोनों के साथ कंबाइन कर सकता है। तो इसी तरह से ग्वानिन डीऑक्सीराइबोज या राइबोज किसी के साथ भी बाइंड करेगा। साइटोसिन भी डी और आर मीन्स डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज किसी के साथ भी बाइंड करेगा। थायमिन सिर्फ डीऑक्सीराइबोज के साथ बाइंड करता है और यूरासिल सिर्फ राइबोज शुगर के साथ बाइंड करता है। इज दैट क्लियर? अब जब इनके अंदर शुगर्स ज्वाइन करेंगी, ऐड होंगी, तो देखो ये क्या बनेगा? एडिनोसिन या गुआनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, ठीक है, यूरिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन या फिर थाइमिडीन। डीऑक्सी वर्ड क्यों जुड़ गया? बिकॉज ऑफ द शुगर दैट हैज बीन एडेड। तो अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, बेसिकली क्या है? एडिनोसिन, डिपेंडिंग अपॉन द शुगर। लेकिन सिंपल सी बात कि जब भी नाइट्रोजनस बेस और शुगर जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। और अब न्यूक्लियोसाइड्स के नाम अलग अलग है। तो नाउ कैन यू डिफरेंशिएट हियर? एडेनिन और एडिनोसिन में डिफरेंस क्या है? एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है और एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है। या फिर एडेनिन एंड एडिनोसिन आर, ऑप्शन दी होगी नंबर 1 न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, नंबर 2 नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लियोटाइड, फिर इसी तरह से न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, या फिर नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लियोसाइड। तो यू नो कि एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है और ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। इज दैट क्लियर? न्यूक्लियोसाइड्स के नामकरण देखो और बेसिस के नाम देखो, नाम के पीछे सीन आ रहा, ठीक है। गुआनोसिन, साइटिडीन, फिर थाइमिडीन, ठीक है, और यूरिडीन। इज दैट क्लियर? अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर गाइस हम क्या ऐड करेंगे? न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम ऐड कर देंगे फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के अंदर ऐड कर देंगे फॉस्फेट। तो जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा इन सब के अंदर तो ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। दिस इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए। तो एडिनोसिन के अंदर एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो क्या बना? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी। इसी तरह से गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, सीएमपी, ठीक है। एंड सिमिलरली वी हैव दिस डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। सी डीऑक्सी वर्ड जोड़ सकते हो क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर है, नहीं तो सिंपली थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट सिंपली, देन यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। या इनका दूसरा नाम होता है, सी वी हैव अनदर टर्म ऑल्सो। तो रादर देन सेइंग एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वी कैन कॉल इट एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की जगह पे गुआनिलिक एसिड। ये सारी टर्म्स एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ठीक है। देन साइटिडिन का साइटिडिलिक, साइटिडिलिक एसिड, देन थाइमिडिलिक एसिड, राइट, एंड इसी तरह से यूरिडिलिक एसिड, ठीक है। क्योंकि अब इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिया है, तो जब इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दोगे तो एडिनोसिन का क्या बन जाएगा? एडिनिलिक एसिड। तो नाउ यू नो द डिफरेंस, एडिनोसिन क्या है और एडिनिलिक एसिड क्या है, ठीक है। फोर्थ अभी रह गया है, ठीक है। देखो तो ये बना है, इसके अंदर एक एक तुमने फॉस्फेट ऐड की है तो इट हैज बिकम मोनोफॉस्फेट। एक एक फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया तो मोनोफॉस्फेट। अगर मैं दो और ऐड कर दूं तो, अगर मैं दो और ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? अब इसी के अंदर दो और ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ट्राई, ठीक है। सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में दो फॉस्फेट और ऐड कर दिए फॉस्फोरिक एसिड तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट और एटीपी। इसी तरह से सीटीपी, इसी तरह से जीटीपी, यूटीपी, राइट, टीटीपी, एंड ये क्या है? एटीपी, सीटीपी। दीज आर ऑल ट्राइफॉस्फेट्स,
राइट. एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो हमारा सबसे फेवरेट होता है. व्हाट इज इट? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट. तो जैसे जैसे फॉस्फेट बॉन्ड्स टूटते हैं यानी फॉस्फेट्स अलग होते हैं, वो एनर्जी रिलीज करता रहता है, राइट. चलो, सो इस तरह से क्या बनता है हमारा न्यूक्लिक एसिड. ट्राइफॉस्फेट को छोड़ दो, वो तो एनर्जी करेंसी बना देगा. तो अब ये हमारे गाइस क्या बने हैं, यहां तक ये क्या बने हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स. और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के क्या बनता जाएगा, हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता जाएगा. ठीक है, यही न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन हो जाएगी. क्या हो जाएगी? पॉलीमराइजेशन, और बनेगा न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो अब देखो ये एडेनिन से आरएनए भी बन सकता है, डीएनए भी बन सकता है. इट विल बी फाउंड इन बोथ. ठीक है, सिर्फ इसका फर्क रहेगा. थायमिन वाला जो है, थायमिन विल बी ओनली फाउंड इन डीएनए एंड यूरासिल विल बी ओनली फाउंड इन आरएनए. इज दैट क्लियर? I hope these things are clear to you and now you'll be able to differentiate between these terms, right? चलिए आगे देखते हैं. So see, this is base pairing. We have already discussed कि guanine कैसे cytosine के साथ बाइंड करता है. तो देखो जब भी ये बाइंडिंग होनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं. These are hydrogen bonds. ठीक है. So I know कि some of the non-medical students have also been watching this lecture क्योंकि उनके केमिस्ट्री में भी है, तुम्हारी भी केमिस्ट्री में ये टॉपिक आना ही है. तो दिस इज फॉर देम. ठीक है, एंड फॉर ऑल ऑफ यू टू फाइंड आउट किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन, थायमिन एंड एडेनिन. इज दैट क्लियर? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे. एंड ऑफ कोर्स जीसी जो है वो ज्यादा स्टेबल है. सो गाइज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए. पहला डिफरेंस टी और यू का हो गया, ठीक है, और दूसरा डिफरेंस उसकी शुगर्स का हो गया. तो हमें पता है कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर है. डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन एक कम होगी, डीऑक्सी, राइट. तो ये जो कार्बन नंबर 2 है ना गाइस, ये देखो 1 2, कार्बन नंबर 2 1 एंड 2. तो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है. कैन यू सी द डिफरेंस? ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे. तो इसी की डीऑक्सीजनेशन हो गई. पहले हमारा ये बना था, आई टोल्ड यू एवोल्यूशन के दौरान पहले आरएनए बना है, तो अब इसमें डीऑक्सीजनेशन हो गई, तो हमारा ये डीऑक्सी राइबोज शुगर बन गई है. इज दैट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. सो दिस इज द राइबोज शुगर एंड दिस इज द डीऑक्सी राइबोज शुगर. एक ऑक्सीजन की कमी है, एक ऑक्सीजन की कमी है. डन? ऑल राइट. सो गाइज दिस इज इट. ठीक है, अब फाइनली हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के फीचर्स देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी तोड़ तोड़ के पढ़ चुके हैं. सो वॉटसन एंड क्रिक ने ये स्ट्रक्चर बनाया था, स्टेयरकेस जैसा स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, एक स्टैंड के ऊपर. ठीक है, सो दिस इज द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. हम अभी तक जो ड्रॉ करते आए दैट इज द लीनियर स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर. वॉटसन एंड क्रिक ने ये सजेस्ट किया था और उनको नोबेल प्राइज मिला है 1962 में फॉर प्रपोजिंग दिस स्ट्रक्चर. और कैसा स्ट्रक्चर है? दिस इज द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ क्या कहा है उन्होंने? 2 स्ट्रैंड्स आपस में रैप होते हैं इस तरह से. दिस इज 1 स्ट्रैंड, ठीक है, और दिस इज द अदर स्ट्रैंड, दिस इज द सेकेंड स्ट्रैंड. ये इस तरह से आपस में रैप होंगे, जैसे कि मान लो, और अराउंड द कॉमन एक्सिस. जैसे यहां पे दिख रहा है तुम्हें, ये कॉमन एक्सिस है और इस कॉमन एक्सिस के आसपास 2 स्ट्रैंड्स रैप हो रहे हैं. ये कॉमन एक्सिस, मान लो माय 2 फिंगर्स आर द 2 पैरेलल स्ट्रैंड्स, दे विल रन लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, तो ये हैं 2 स्ट्रैंड्स. अब जब तुम्हें ड्रॉ करने के लिए आता है ना स्कूल में, तुम पता क्या बना के आते हो? ये ऐसे और दूसरा ऐसे. दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर, ये तो बबल्स बन जाएंगे. हमें पैरेलल नेचर शो करना है. सो सी इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन सी द पैरेलल नेचर. ये दोनों आपस में पैरेलल जा रहे हैं, ये पैरेलल जा रहा है, इसी तरह से ये पैरेलल जा रहे हैं आपस में. द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स इज सेम थ्रू आउट. यहाँ पे तो नहीं है सेम, इसलिए स्ट्रक्चर ये नहीं है, ये है. सो प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, चलो. सो 2 स्ट्रैंड्स रैप होते हैं एक दूसरे के साथ एंड दे आर कनेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दे आर लाइक द स्टेप्स ऑफ द स्पाइरल स्टेयरकेस. और स्टेप्स कौन बनाता है? नाइट्रोजनस बेसिस. बैकबोन कौन बनाता है? फॉस्फोरस एंड शुगर. इज इट क्लियर? ऑल राइट. सो ऐसा स्ट्रक्चर बताया था. सो सी दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर. फाइनली आई एम कंपेयरिंग इट. दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर or the linear structure, and this one is the secondary structure, the helical structure. Is it clear? This is double helical structure, जो सीढ़ियों की तरह इस तरह से
सेंट्रल एक्सिस के आसपास इट इज रनिंग लाइक अ हेलिकल स्ट्रक्चर. इज दैट क्लियर? यानी समझो कि ये अगर इलास्टिक से फ्लेक्सिबल होती तो एक सेंट्रल एक्सिस के आसपास तुमने इस सीढ़ी को घुमा दिया तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज व्हाट इज सजेस्टेड बाय देम. अब देखो ए और टी और ए, जी और सी आपस में बाइंड कर रहे हैं, इस तरह से इनकी बाइंडिंग होती जाएगी. क्लियर? अब गाइस डीएनए की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. डीएनए एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. वी हैव 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए. 5 फॉर्म्स ऑफ डीएनए. ठीक है, थोड़ा सा एडवांस हो गया बट देखो 5 फॉर्म्स ऑफ डीएनए याद कैसे रखना है. जेड पहले आएगा, फिर ए बी सी एंड डी. ठीक है, क्यों बताया है बताते हो भी. पर कितनी फॉर्म्स है? 5 डिफरेंट फॉर्म्स है. इनमें से जो बी फॉर्म होती है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म. बी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म. अब जितना भी डेटा आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है या यहाँ पे मैं बता रही हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू द बी डीएनए. दिस इज फॉर द बी डीएनए. बी डीएनए मोस्ट कॉमन फॉर्म. ठीक है, हमारे अंदर बाकी भी होते हैं लेकिन कम कम होते हैं. मेन कौन सा होता है? बी डीएनए. क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक टर्म लिखी है पिच. थोड़े फिजिक्स याद करते हैं. स्क्रू गॉज पढ़ा होगा, है ना? स्क्रू गॉज. ठीक है, वर्नियर कैलिपर ये सब. पर स्क्रू गॉज पे आ जाओ. तो जब भी तुम स्क्रू गॉज में पिच पढ़ते हो ना, क्या होती है? पिच इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना? जब भी तुम घुमाते हो और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया तो दैट इज नोन एज पिच. इसी तरह से यहाँ पे. ठीक है, लो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से घुमाना शुरू किया और जब मैं वापस आ गई तो ये जो कंप्लीट एक लेंथ थी इसको क्या कहोगे? पिच कहोगे. ठीक है, सो पिच इज 1 रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन. ठीक है, तो स्टेयरकेस यहाँ से शुरू हुआ और घूम के यहाँ आया. सो दिस होल लेंथ इज नोन एज पिच. तो बी डीएनए के अंदर गाइस लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर. ठीक है, या पॉइंट. ठीक है, सो दिस इज 3.4 नैनोमीटर. तो एक पिच के अंदर, 1 पिच के अंदर पिच हैज 10 बेस पेयर्स. कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स. ये फिक्स्ड है. दिस डेटा इज फिक्स्ड फॉर दिस. इज इट क्लियर? 10 बेस पेयर्स हैं. तो अगर टोटल पिच 3.4 नैनोमीटर की है तो 10 बेस पेयर्स में से हर एक बेस पेयर के बीच में बेस पेयर स्पेसिंग कितनी हो जाएगी? 0.34 नैनोमीटर. इजी है ना? सिंपल मैथ्स है कि टोटल उसकी 3.4 नैनोमीटर लेंथ है, बीच में 10 है तो हर 2 के बीच में कितनी होगी? सिंपल यूनिटरी मेथड. सो 2 बेस स्पेस के बीच में स्पेस कितनी आ जाती है? 0.34 नैनोमीटर. ये डेटा लर्न करने हैं. ये सब वॉटसन एंड क्रिक ने हमें बताया था. वो एक्सरे जो किया था उस एक्सरे से ये सारी चीजें उन्होंने डिराइव की हैं. इज दैट क्लियर? दिस इज वॉटसन क्रिक का मॉडल. अब मैंने ये क्यों याद करवाया है? ये मैंने इसलिए याद करवाया है क्योंकि 5 डिफरेंट फॉर्म्स हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं लेकिन एक चीज, जैसे बी के अंदर गाइस 10 बेस पेयर्स हैं. ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर 12, इसमें 11, इसमें 9 और इसमें 8 एक ऑर्डर में लर्न कर सकते हो कि उनकी एक एक पिच के अंदर कितने कितने बेस पेयर्स आ रहे हैं. बेस पेयर क्योंकि ये एक पेयर है. दिस इज 1 पेयर. इस पूरे पेयर की बात हो रही है. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये है हमारा वॉटसन क्रिक मॉडल. डबल स्ट्रैंडेड है, एंटी पैरेलल है, हेलिकल इन नेचर है. ये चीजें तो तुम्हें क्लियरली दिख गई. और बी डीएनए में पिच कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर. बेस पेयर्स कितने होते हैं? 10. तो 2 बेस पेयर्स के बीच में क्या आ जाएगा? 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस. सो दिस इज व्हाट वॉटसन एंड क्रिक मॉडल इज इन द फिगर फॉर्म. अब जरा इनके पॉइंट्स देख लेते हैं. ठीक है, तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं. बैकबोन कौन बनाता है? शुगर बेस. ठीक है, और बेसेस जो है अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होंगे. एंटी पैरेलल होगा जिसमें 3 डैश एंड और दूसरी तरफ 5 डैश एंड की पोलैरिटी रहती है. 2 स्ट्रैंड्स पेयर्ड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा विद थाइमिन, और ग्वानिन कितने बनाता है? 3 बनाता है विद साइटोसिन. इज दैट क्लियर? और ये हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स होता है. ये बात हो रही है सिर्फ बी डीएनए की. यस, ये बात हो रही है बी डीएनए की. यानी कि जब तुमने वो स्टेयरकेस घुमाना शुरू किया तो सी माय हैंड इज गोइंग इन द राइट फॉर्म. ये राइट फॉर्म में ऐसे भी तो जा सकता है ना? दिस विल बी लेफ्ट. जब मैं टर्न लेफ्ट की तरफ लूंगी वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होगा. अभी मेरा कौन सा है? राइट.
सो राइट हैंडेड हेलिक्स। इस तरह से जलेबी बनानी है, इस तरह से बनाओगे तो उल्टी बन जाएगी, तो हमने बी जलेबी बनानी है, दैट इज राइट हैंडेड हेलिक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, दैट इज बी डीएनए। पिच कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है, बी डीएनए की। 3.4, 10 बेस पेयर्स, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अब कुछ साल बाद ये अरविंद चारगव पे आ गए। अब चारगव ने तो बड़ी बेसिक सी बातें बोली हैं, लाइक फालतू में ही क्रेडिट मिल गया, बट चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो अरविंद चारगव ने अपने कुछ रूल्स दिए। अब देखो अरविंद चारगव ने क्या कहा, अरविंद चारगव ने कहा कि भाई जितना एडेनिन होगा उतना ही अमाउंट ऑफ थायमिन होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बाइंड कर रहा है, तो जितना ए है उतना ही टी है। ठीक है, अब जितना जी है उसी तरह से उतना ही सी है, क्योंकि जी और सी हमेशा बाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट बात उन्होंने की, क्या कही, ए जी का अमाउंट सी टी के बराबर होगा। बिल्कुल, क्योंकि प्यूरीन, ये प्यूरीन्स हैं, ये पिरीमिडीन्स हैं, और हमें पता है कि एक प्यूरीन हमेशा एक पिरीमिडीन के साथ बाइंड कर रहा है। ये प्यूरीन है, ये पिरीमिडीन है, ये प्यूरीन है, ये पिरीमिडीन है, तो प्यूरीन्स का अमाउंट हमेशा पिरीमिडीन के इक्वल होगा। बात समझ में आती है ना? तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में ले आऊं तो ये बन जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब कंफ्यूज मत होना, सी और जी अपॉन ए और टी, ये रेशो हर एक स्पीशीज के लिए सेम होगी। समझे? ये तो क्लियर हो गया कि जितना प्यूरीन है वो हमेशा पिरीमिडीन के इक्वल होगा। ठीक है ना? तो देखो सिंपल मैथ्स करें, जरा पुरानी क्लासेस रिवाइज करते हैं। देखो ए और जी, ठीक है, ए हमेशा किसके साथ बाइंड कर रहा है, टी के साथ, जी हमेशा बाइंड कर रहा है सी के साथ, तो सॉरी इक्वल होगा इसका, तो इससे ये फ्रैक्शन आ जाएगी सी प्लस टी की। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आई, तो ये सी प्लस टी, तो फ्रैक्शन बनाते बनाते यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। मुझे पुराना थोड़ा बहुत मैथ्स याद है। ठीक है, अब देखो, और ये जो रेशो है ये हर एक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, यानी हर एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होती है। दिस रेशो इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज, फॉर अ स्पीशीज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, ये चीजें चारगव ने बताई थी। सो गाइस, दिस इज फाइनली हाउ द डीएनए इज पैक्ड इन योर बॉडी। ये थोड़ा सा हायर लेवल है, जेनेटिक्स का बेस यहाँ से बनेगा। ठीक है, अगले साल जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करोगे। अब तुम आगे की कि जीन्स क्या होते हैं, आज हम एक स्टोरी खत्म करेंगे कि ये डीएनए जो है ये अंदर है क्या, कैसे कंबाइंड होता है, कैसे जीन्स बनते हैं ना, थोड़ा सा बता रही हूँ। देखो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नाउ सी, दिस इज योर डीएनए। ठीक है, अब डीएनए नेगेटिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो एसिडिक इज नेगेटिव। कल मैंने भी थोड़ी सी ये गड़बड़ की थी। तो पॉजिटिव जो अमाइनो एसिड का पॉजिटिव रेडिकल बन रहा है, पॉजिटिव इज बेसिक। ठीक है, तो डीएनए इज एसिडिक, इट इज नेगेटिव मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब स्टेबल तो होगा नहीं, तो इसलिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए इज एसिडिक, तो बेसिक प्रोटीन्स होंगे जो उसको स्टेबलाइज करेंगे, एंड दीज प्रोटीन्स आर गाइज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। ये बीच में जो दिखाए हुए हैं, दीज बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर हिस्टोन्स। ठीक है, ये हिस्टोन सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं, ये भी खासियत है, पढ़ोगे तुम सब कुछ। ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, और 8 हिस्टोन्स का ऑक्टामर बनता है। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का क्या बनता है, ऑक्टामर। दिस इज 1 ऑक्टामर, दिस इज 2nd ऑक्टामर, एंड सो ऑन। तो दीज आर हिस्टोन्स। ठीक है, तो 8 हिस्टोन्स बन गए, और उनके आसपास 2-3/4 का कर्व चलता है। इज इट क्लियर? सो ये डीएनए हिस्टोन्स के साथ मिलते हैं। ठीक है, और क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसोम्स, और ये सुपर कॉइल होते 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 बना देता है तुम्हारा क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये स्टोरी थी हमारी डीएनए की। क्लियर? फाइनली टाइम फॉर द बर्गर क्विज। तो गाइज, आज आपको बताना है कि आई मेक यू लुक लाइक योर पेरेंट्स एंड स्टिल बी यूनिक, एंड आई वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पस सेल्स। आई नो यू नो द आंसर। देखते हैं कौन सबसे पहले लिखता है, एंड आई विल सी यू टुमारो with the new topic, that is carbohydrates and enzymes हम अलग करेंगे। I'll see you tomorrow. पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।